everyone, welcome back to Log Talk. Friends, this journey is really beautiful, and today we are going to meet a young, a dynamic doctor who is MBBS from Sion Hospital and currently doing his MD in psychiatry from Nair Hospital, and he is a COVID-19 warrior. My dear friends, please welcome Dr. Somil Savla, who is just 25 years old, but yes, he has a great experience. And today we are going to talk something about coronavirus and COVID-19 and this pandemic and how do they manage this situation, patients. Lot of questions, short and simple talk, but that always rocks. So let's meet Dr. Somil Savla. Hi friends. Thank you so much, Dr. Somil Savla, for sparing your valuable time for a Log Talk. And here we begin our first question with you. Doctor, everyone is so panicked that if you are getting COVID-19, so you don't want to go to hospital. Like, people are so scared. They feel that there is no proper treatment given in hospital. It's better that we stay at home and we treat ourselves. So my first question for you is, how are you treating COVID-19 patients? ये बहुत ही कॉमनली पूछा गया सवाल है मुझे। और तो बेसिकली पहली बात जो मैं समझाना चाहूँगा इज़ दैट करोना वायरस एक वायरल बीमारी है। सो हमने बहुत बार ये सुना होगा आपने कि अरे इसको तो वायरल हो गया है, वायरल फ्लू हो गया, ये हो गया। सो करोना वायरस भी ऐसा ही वायरल बीमारी है जो प्रिडोमिनेंटली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे हमारे थ्रोट हो या हमारे लंग्स हो, इसको अफेक्ट करता है। इसमें अभी ये जो बीमारी है, लाइक ऑल वायरल इलनेसेस, इसमें भी सीवियरिटी बहुत वेरी करता है। सो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो ये एसिम्टोमेटिक रहेंगे, जैसे कि इनको कोई भी सिम्टम नहीं आई, बट ये फिर भी कोरोना के लिए पॉजिटिव होंगे। अगर टेस्टिंग कराई गई किसी कारण से तो पता चला कि ये पॉजिटिव निकले, तो ये एक प्रकार के केसेस होते हैं। ये उनमें देखे जाते हैं ज़्यादातर जिसमें जो यंग हो, जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, तो उसमें कभी कभार उनमें सिम्टम्स नहीं आती, लेकिन फिर भी पाया जा सकता है अगर टेस्टिंग कराई गई हो, कांटेक्ट हो या कुछ हुआ हो, कि वो पॉजिटिव निकले हो। जो दूसरे प्रकार के होते हैं जिसमें सिम्टम्स आती है, तो सिम्टम्स क्या पाई जाती है, इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम है जो काफ़ी जो इसमें पाई गई है, जो है एनोस्मिया। मतलब स्मेल का सेंस चले जाना, टेस्ट का सेंस चले जाना बहुत ही अर्ली साइंस होती है। ज़रूरी नहीं है, अगर स्मेल का टेस्ट चला गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड की बीमारी है। पर येस, अगर स्मेल का सेंस नहीं हो रहा है तो येस, हमें शक होगा कि शायद हो सकता है, तो टेस्टिंग करानी चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें, तो बुखार हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर पाया जाता है इसमें, खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कभी कभार डायरिया वगैरह भी पाया गया है, जो ये सारा वायरल इलनेसेस में पाया जाता है। इसका अभी अगर आप पूछेंगे कि इलाज क्या होता है, तो वायरल इलनेसेस का यूजुअली कोई एक मेडिसिन नहीं होता, बारिंग फ्यू इलनेसेस, जैसे कि मानो स्वाइन फ्लू है जिसके लिए एक स्पेसिफिक दवाई तैयार की गई थी, टैमी फ्लू नाम की दवाई, पर ऐसी कोई दवाई इस कोरोना के लिए पाई नहीं गई है। सो राइट नाउ वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक वन ड्रग दैट इज़ ट्रीटिंग कोरोना। सो पर ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते। तो वायरल इलनेसेस में यूजुअली हम सिम्टम्स को ट्रीट करते। तो मानो अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार है तो बुखार को ट्रीट किया जाएगा, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा, उसको वेंटिलेटर या कुछ वेंटिलेटरी सपोर्ट वगैरह दिया जाएगा। किसी का बीपी कम हो चुका है, बीपी बढ़ चुका है, तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे, खांसी को ट्रीट करेंगे। अगर इसके ऊपर और कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो उस चीज़ को ट्रीट करेंगे। प्लस अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ड्रग्स है जिसकी ट्रायल्स चल रही है। ट्रायल मतलब कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके
गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ पेशेंट में अगर सिलेक्ट पेशेंट जो उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं उनमें वो ड्रग्स का ट्रायल दिया जा रहा है टू सी वेदर दोज ड्रग्स आर हेल्पिंग विथ कोविड ट्रीटमेंट। अगर कोई भी ड्रग हो वर्ल्ड में जो किसी भी बीमारी के लिए शुरू किया जाता है तो उसके पहले ऐसे ट्रायल्स होते हैं। तो ये अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ट्रायल्स चालू है। सो होपफुली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे पास कोई ऐसा ड्रग आ जाएगा जो ट्रायल्स में सक्सेसफुल रहे। ऑल्सो आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ रहे होंगे कि वैक्सीन कब आने वाला है, वैक्सीन का क्या हो गया। सो वैक्सीन का प्रेपरेशन बहुत जगह पे चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया प्रेपरेशन चालू है। बट वैक्सीन का कोई मतलब कब आएगा वैक्सीन, कैसा आएगा, किसको दिया जाएगा वैक्सीन, ये सारे सवालों के आंसर्स फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। बट एज सुन एज वी स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, देर इज़ मोर रिसर्च ऑन द टॉपिक, तो हमको भी और पता चलते जाएगा। और वैक्सीन के भी ट्रायल्स जैसे जैसे होते जाएंगे तो हमको पता चलते जाएगा कि अभी वैक्सीन कब आने वाला है। Soumil ji, my next question for you is regarding the psychology of patient. So, like a simple thing that when we make a call to someone, there is a ringtone telling that take care of yourself from COVID-19, but treat patients as you treat other humans. So treat them nicely. But still, whenever we come to know that someone has got COVID-19, and then we get panic, we look at them with a different thought process that this person didn't take care of himself, now even we will get the infection. So this kind of psychological trauma comes on a patient's head, like it's like a torture. So when a patient enters in hospital, or you start their treatment, or during the entire process, like how their psychology works, because they are away from their family, they cannot meet anyone, and in some cases we have heard that they cannot talk to someone on phone also. So then how do you treat them psychologically, or how their thought process works, and psychology of a patient after getting COVID-19, how it works, we all would like to understand. जिस पेशेंट को कोविड हो चुका है तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत एंग्जाइटी तो होने ही वाली है किसी को भी, या ये अगर हमें भी होता है तो हमें भी एंग्जाइटी होती है। हम सुनते हैं कि हमारे आजू बाजू आस पड़ोस में किसी को अगर कोविड हो चुका है तो उस बात की एंग्जाइटी हमें भी होने लगती है कि क्या होगा, क्या ये हमें भी हो जाएगा। तो ये सारी वरीज़, ये सारे थॉट्स पेशेंट के दिमाग में भी ऑफकोर्स होते ही है। इसमें भी हमारे पास जो कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जिनमें ज़्यादातर कोई सिम्टम शायद ना हो या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हो, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि उनमें भी एंग्जाइटी बहुत होती है कि अभी हम इस हॉस्पिटल में आ गए हैं तो हमारा क्या होगा, क्या उन्होंने बहुत सारे चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ी होगी या इधर उधर सुनी होगी, ज़्यादातर उनको नॉलेज नहीं है इस बात के बारे में। सो ये सारी चीज़ों के वजह से उनको बहुत ही एंग्जाइटी होती है। तो हमारा जॉब एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इज़ कि हम उनको उस एंग्जाइटी रिलीव करने में मदद करें, उनको उनके जो मिसकंसेप्शंस हो वो क्लियर करें, जो चीज़ें इंटरनेट पे वगैरह उन्होंने पढ़ी हो या इधर उधर सुनी हो। ये एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि कोविड होना मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइड मोर्टालिटी वगैरह भी देखें तो इसकी ऑलमोस्ट, इंडिया की मोर्टालिटी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3.5% है, और रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 35% पे फ़िलहाल रिकवरी रेट है। तो मतलब 35% केसेस रिकवर हो चुके हैं, और नेक्स्ट अबाउट 96 to 97% केसेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिकवर करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि जितना इसका मोर्टालिटी इम्पैक्ट है उसके कंपैरिजन में आप रिकवरी इम्पैक्ट भी इसका देखिए कि 96 to 97% पीपल जिसको कोविड हुआ है वो रिकवर करने वाले हैं। सो ये बात पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके अंदर का जो डर बढ़ चुका हो वो हम रिलीव कर सके और जल्द से जल्द उनको घर भेज सके हॉस्पिटल से। जो दूसरे प्रकार के पेशेंट आते हैं जो बहुत ही
जिसका बीमारी बहुत ही सीवियर या क्रिटिकल हो चुका होता है, उनको बहुत सारे और भी तकलीफ होती है, तो जो बहुत ही ज़्यादातर या तो एंड स्टेज वगैरह में आएंगे हमारे पास। तो इस सिनेरियो में जो रिलेटिव्स उनके आते हैं वो बहुत ही वो एंग्शियस होते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और अभी वो देखते हैं कि उनका पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है। तो उस सिनेरियो में हमें पेशेंट को भी बताना पड़ता है, पर ज़्यादातर रिलेटिव को काउंसिल करना पड़ता है कि अभी तुम्हारे पेशेंट को क्या बीमारी है, उसका अभी क्या स्टेज है, क्या चांसेस कितने हैं सरवाइव होने के लिए, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। तो ये सारा उनको काउंसिल करके हमें उनका जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डर है, वो सारा हटाने में हमें मदद करनी होती है। Next question is that as this is very transmitted, like fast transmitted disease, right? So as a doctor or as a nurse or the entire hospital staff, how do you all take safety measures to prevent yourself from getting this infection or this disease? So we all would like to understand that what safety measures do you all take? हम भी अपने सेफ्टी के लिए काफ़ी वरीड होते हैं, तो इसके लिए सारे जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो हम एकदम बराबर से फॉलो करें, सारे रूल्स और सारे प्रिकॉशन के साथ हम अपना चीज़ करें। तो फर्स्ट थिंग, हम अपने खुद के कपड़े पहन के वार्ड्स में नहीं जाते। हम स्क्रब्स, जो ओटी स्क्रब्स बोलते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा, कहीं मूवी में या कहीं टीवी पे देखा होगा कि जो डॉक्टर वो ग्रीन कलर के कपड़े स्क्रब्स जो बोलते हैं वो हम पहनते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम एक सूट पहनते हैं जिसको पीपीई कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो ये बेसिकली एक सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ सूट होता है, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक हम कवर्ड होते हैं। हमें मास्क भी एक पहनना होता है, उसके ऊपर दूसरा एक मास्क पहनना होता है, उसके ऊपर एक फेस शील्ड होता है ताकि हमारा फेस एक्सपोज ना हो। अंदर गॉगल्स भी पहनने होते हैं, और हमारे हेड से लेके फुट तक सारा चीज़ कवर्ड होता है इसमें। उसके ऊपर हम 2 पेयर ऑफ ग्लव्स पहनते हैं। सो ये सारा प्रोसीजर, ये सारा पहनना हमें बहुत ही स्लोली और बहुत एसेप्सिस जो बोलते हैं, जैसे इन्फेक्शन ना हो, स्टेराइलिटी ख़राब ना हो उस चीज़ की, उस हिसाब से पहनना होता है। इसको ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगता है पहनने को पूरा सूट, और निकालते समय भी बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं जो एक्सपोज सरफेस हो, जो बाहर का सरफेस हो, वो हमारे कपड़ों को टच ना करे। तो ये सारा भी हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से, बहुत स्टेराइल प्रिकॉशंस लेके सारा ये करना होता है। तो इसको निकालते समय भी 10 से 15 मिनट लग जाता है। उसके बाद पूरा निकालने के बाद हम खुद के हाथ को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद हम वार्ड से बाहर निकलते हैं। जब ये पीपी सूट, आपने इसके फ़ोटो शायद कहीं आपने देखे होंगे, जो ब्लू कलर या वाइट कलर का सूट पहना होता है लोगों ने। इस सूट में जब आप अंदर होते हो तो आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, आपका मास्क हिला नहीं सकते, अपने फेस को टच नहीं कर सकते। सो एक बार आपने ये पहन लिया तो 6 आवर की आपकी जो शिफ्ट होती है उसके लिए आप और कुछ नहीं कर सकते। नेचुरली 6 आवर्स आप कुछ पी नहीं सक रहे हो, खा नहीं सक रहे हो, प्लस वो सूट के अंदर इट फील्स वेरी हॉट। सो हम डिहाइड्रेशन से भी काफ़ी प्रोन होते हैं, और काफ़ी बार उस चीज़ के स्किन रिएक्शंस वगैरह भी आने लगते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्यू डेज़ बैक मुझे भी एक कुछ स्किन रिएक्शन हुआ था इसका सूट के वजह से। सो ये सारी चीज़ें इसके साथ होती है, तो वी हैव टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन। सो बिफोर ड्यूटी हम बराबर से खा के खुद को हाइड्रेट करके फिर ड्यूटी पे जाते हैं। ड्यूटी के बाद आके ORS वगैरह पीना और खाना वगैरह बराबर से खाना, ये सब हम रखते हैं ताकि हमें इस सूट के वजह से, ये ड्यूटी के वजह से जो डिहाइड्रेशन और ये सब होने वाला वो ना हो। Next question is that how about your staying, like lodging, boarding, traveling? That do you all, the doctors who are staying in Mumbai or the staff who lives in Mumbai, do they travel every day to home and go to hospital for treatment? So that we would like to understand that how the lodging and boarding of all doctors, nurses or all staff members of hospital is managed.
अभी फ़िलहाल ऑल ओवर द कंट्री जो ड्यूटी का स्केड्यूल जो गाइडलाइंस जो पास की गई है ड्यूटी के स्केड्यूल की, वो इस प्रकार है कि 7 डेज़ का ड्यूटी रहेगा और 7 डेज़ उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड रहेगा। और इस जब आपका ड्यूटी का टाइम रहेगा तब 6 आवर्स का ड्यूटी होगा, 6 आवर्स पीपीई के सूट में रहना होगा। सो नॉर्मल आदमी सोचेगा कि 6 घंटा ड्यूटी कौन सी बड़ी बात है। 6 घंटा ड्यूटी फॉर अस बहुत ही कम है, अगर काफ़ी सही बात है ये, लेकिन 6 घंटा उस पीपीई में गुजारना और उस गर्मी में उस सूट के अंदर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ऑल ओवर द कंट्री अभी यही गाइडलाइंस चल रही है कि 6 घंटे का ड्यूटी रहेगा और 7 दिन का ड्यूटी रहेगा। 7 दिन ड्यूटी करने के बाद हमको क्वारंटाइन किया जाता है। हमको ऑफ कैंपस रखते हैं ताकि हम और इन्फेक्शन से हम एक्सपोज ना हो और हम किसी और को एक्सपोज ना करें। इसके दौरान टेस्टिंग वगैरह भी होती है हमारी, ताकि हमारे प्रीवियस ड्यूटी का अगर इफ़ सपोज़ किसी को कुछ इन्फेक्शन या कुछ हुआ हो तो वो पता चल सके। पर वो 7 डेज़ जो हमको क्वारंटाइन किया जाता है तब हमको एक जगह पे ही रहना होता है, हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इस प्रकार होता है। और वो जब 7 डेज़ का क्वारंटाइन ख़त्म होता है, जैसे अभी आज मेरा क्वारंटाइन का लास्ट डे है, तो जैसे आज का दिन ख़त्म होगा कल से फिर से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और ये क्वारंटाइन मैंने बहुत जगह पे इंटरनेट पे या पेपर्स में वगैरह पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि ये ऑफ है या ये छुट्टी है। ये ऐसा ऑफ या छुट्टी नहीं होता। बहुत बुरा लगता है ऐसा सुन के कि व्हेन पीपल से कि इनको तो छुट्टी मिल रही है, सिर्फ 50% ऑफ द डेज़ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये क्वारंटाइन के डेज़ में हम एक ही जगह पे होते हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, घर नहीं जा सकते। मैं अपने हॉस्पिटल से 15-20 मिनट दूर रहता हूँ, लेकिन मैं 2 महीने से घर नहीं जा पाया। सो हमें हम उधर ही क्वारंटाइन जगह पे रहते हैं ताकि हम कहीं जा ना सके। और इस दौरान हम कोई मज़ा मस्ती या पार्टी वगैरह नहीं कर रहे होते। हम इनफैक्ट वी आर कैचिंग अप ऑन आवर स्लीप एंड मेकिंग श्योर कि वी आर हेल्दी एंड बैक फॉर अ ड्यूटी। सो अभी मैंने ये जो 7 डेज़ है उसमें अपनी नींद पूरी करके अभी नाउ नेक्स्ट ड्यूटी के लिए अब मैं फ्रेश हूँ। सो इस प्रकार से ये होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट रिजॉर्ट टू judgments whatever you hear on the internet or on social media regarding this. Important message that you can give all of us, or an advice that at home what safety measures we can take as well. How do we beat this lockdown by preventing ourselves not getting this COVID-19? सो देखो, पहली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा इज़ कि अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। देखो, लॉकडाउन धीरे धीरे करके रिलैक्स होगा, शायद लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस खुल भी जाए थोड़े टाइम में, पर अगर कुछ काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड डजंट मीन you should go out. It is not safe for you and it is not safe for everyone at home as well. आपके घर पे शायद बच्चे रहें, एल्डर लोग रहें, तो उनके हेल्थ के लिए भी इट इज़ नॉट वेरी सेफ। अगर आप कहीं बाहर गए हैं मज़ा मस्ती करने, वहाँ पे सपोज़ आपको किसी से आप एक्सपोज हो जाते हो तो वो चीज़ आप घर पे लेके आएंगे। सो वो चीज़ एक अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा जो ये होगा कि इन केस अगर आप कहीं जाते भी हैं तो वापस आने के बाद जो कुछ आप लेकर आते हैं उसको सैनिटाइज़ किया जाए, और अपने आप को भी अपने जो हाथ या कुछ अपने जो एक्सटर्नल सरफेसेस को टच किया है उसको भी आप सैनिटाइज़ कर दीजिए। दूसरा प्रकार का जो एडवाइस होगा विच विल बी अबाउट मेंटल हेल्थ, सिंस आई एम अ साइकेट्रिस्ट माई सेल्फ, सो I would like to give certain tips which would help people who are sitting at home. And so the first thing would be that आप ट्राई कीजिए कि एक रूटीन फॉलो किया जाए। हमारी लॉकडाउन के पहले भी हमारा एक रूटीन हुआ करता है, सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर काम पे जाएंगे, ये वो। बट अब घर से बाहर नहीं जा सकते लोग, तो वो रूटीन अपसेट हो चुका है।
इसके वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है कि नींद में तकलीफ़ होने लगती है, भूख कम ज़्यादा होने लगती है। सो एक रूटीन, रफ रूटीन भी अगर कुछ हो कि मैं दिन में रोज़ इतने बजे उठूँ, इतने बजे मेरा नाश्ता करूँ, इतने बजे घर के काम किया जाए, ऐसे तो एक अगर रूटीन भी फॉलो होने लगता है तो आपो आप आपका स्लीप वगैरह भी इम्प्रूव होने लगेगा। जो दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा इज़ घर काम में मदद करें। तो एक तो क्या होगा कि आप ऑक्यूपाइड रहेंगे थोड़ी देर के लिए, प्लस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी और घर के काम में भी हाथ बट जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग ऑल्सो दैट पीपल कैन ट्राई। अनदर थिंग वुड बी कि कुछ हॉबी या कुछ एक पिकअप की जाए, जैसे कि किसी को सिंगिंग पसंद हो, किसी को ड्राइंग पसंद हो, किसी को कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पसंद हो, किसी को कुछ और पसंद हो, या कुछ इंटरनेट पे कोई नई चीज़ सीखनी हो, या इवन इंटरनेट पे आपको अगर टीवी शोज़ देखने हो, मूवीज़ देखने हो, कुछ बुक्स पढ़नी हो, कुछ भी कर सकते हैं। इट नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि नई चीज़ सीखनी ही है, या इस लॉकडाउन में मुझे 10 चीज़ें सीख लेनी है, मेरा रेज्यूमे बना लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कुछ ऐसा करना है जिससे आपको अच्छा लगे एंड आपका टाइम भी गुजरे। एक कुछ ऐसा जो आपको खुशी देती हो। इट्स ओके इवन इफ वो चीज़ हो दिन में रोज़ CID देखना या क्राइम पेट्रोल देखना, दैट इज़ ओके, बट ऐसा कुछ हॉबी जिसमें आपका मन बहला रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कुड ट्राई। अनदर थिंग वुड बी कि एटलीस्ट 15 मिनट्स और हाफ एन आवर अ डे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जाए अकॉर्डिंग टू हाउ मच एवर यू एंड योर बॉडी कैन मैनेज। इससे क्या रहेगा कि अभी लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि अभी वज़न बढ़ते जा रहा है, या अभी मोटे होते जा रहे हैं, अभी कुछ आलस लग रहा है। सो थोड़ा बहुत दिन का एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड यू विल फील मच फ्रेशर। एंड अगेन एक्सरसाइजिंग विल इम्प्रूव योर एपेटाइट, विल इम्प्रूव योर स्लीप। सो इसके ओवरऑल बेनिफिट्स भी काफ़ी रहेंगे। एक स्पेसिफिक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा इज़ ज़्यादा टाइम न्यूज़ पढ़ने में या न्यूज़ देखने में स्पेंड ना किया जाए। थोड़ा बहुत 15 मिनट आधा घंटा ठीक है, बट पूरा दिन न्यूज़ चैनल पे ग्लू होने से आप ही और एंग्शियस होने लगेंगे, आप ही कंस्टेंटली इस कोविड के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश की जाए कि ज़्यादा देर न्यूज़ चैनल पे स्पेंड ना करें। इन केस अगर आपको कोई इशू हो, कुछ चीज़ सता रही हो, इतने टाइम से ऑलमोस्ट 2 महीने से अभी सब घर पे हैं, तो कुछ इशू हो, जो कुछ चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो, तो आप यू कैन कम्युनिकेट विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर फ्रेंड्स, पीपल हुम यू आर क्लोज टू। एंड इफ़ यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पिंग, अगर वो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये भी मैं नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सारे अभी भी काम कर रहे हैं इसमें, ताकि लोगों को हम हेल्प कर सकें। सो इफ़ यू वांट आई कैन शेयर contact details of psychiatrists, psychologists who are working currently, and they can help you out with any कोई भी जो मेंटल हेल्थ इशू आपको अगर लग रहा हो, आपको या आपके किसी भी नोन पर्सन को भी हो और हेल्प की ज़रूरत हो, तो बेझिझक हेल्प आप ले सकते हैं। हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है। एंड अगर ऐसा हो तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा उनके, एंड इट विल बी रियली गुड for you and for the people who really require help. So please do not hesitate कि help मांगने में hesitate मत करिएगा. This is a tough time. This is tough for everyone, and for people who are working on front lines, and even for people at home. We understand that. So mental health professionals are there for you to help you out. Thank you so much.